हेलो स्टूडेंट, आप सबका अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है यह। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं या मुझसे जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज और अनलिमिटेड एक्सेस की सुविधा प्राप्त होती है। अर्थात आप जितनी बार चाहें देख सकते हैं। लेकिन यह सुविधा आपको तभी मिलेगी जब आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे। आप मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम यशवंत कुमार सिंह है और पिछले 20 वर्षों से मैं निश्चय आईएएस एकेडमी में यूपीएससी के लिए क्लास ले रहा हूं। मेरे पढ़ाए हुए लगभग 100 से अधिक बच्चों का आईएएस में सिलेक्शन हो चुका है। प्रेजेंट टाइम में मैं निश्चय आईएएस एकेडमी का डायरेक्टर हूं। मैं आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस और इंटरनल सिक्योरिटी की क्लास लूंगा। आपको मेरी एक आदत है, जब किसी टॉपिक को मैं पढ़ाता हूं तो प्रश्न कैसे बनेंगे ये लगातार उठाता हूं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। यदि आप जुड़ते हो तो जो जो टॉपिक में पढ़ाऊंगा, चाहे मेंस चाहे प्रीलिम्स, वहां से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बस आपको ईमानदारी से फॉलो करना होगा। यदि आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो आपको इंडिया के बेहतरीन टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा। जैसे रोमन सैनी, अमराल पटेल की बात करें, इस पर बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, आंसर राइटिंग कोर्सेज की सुविधा उपलब्ध है। अब सोचो जरा, इस पर 2 तरह के कोर्स हैं, एक प्लस, दूसरा आइकॉनिक। पर यदि आप निश्चय कि रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो यहां भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आइकॉनिक की बात करें, आइकॉनिक की फीस प्लस से ज्यादा है। कारण यही है कि आइकॉनिक में पर्सनल कोच की सुविधा मिलती है, डेली मेंस क्विज आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर की सुविधा मिलती है। पर यदि आप निश्चय कि रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो यहां भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब सोचो जा, यहां इस पर ऑप्शनल कोर्स की सुविधा भी उपलब्ध है। पर यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। हमारी भी पूरी क्लास पीटी बेस्ड चल रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था। और पिछले क्लास में मैंने इन्फ्लेशन की चर्चा की थी, मुद्रास्फीति। अब मैंने कहा था डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब हम बात करेंगे कास्ट पुल, हम इन्फ्लेशन की बात करेंगे। अब एक चीज सोचो जरा, लागत जन स्फीति की बात करें, हम लागत जन स्फीति की बात करें, हम इसे कहते हैं कास्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं इसे। हमेशा ध्यान दो इस बात को, हम कास्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, लागत जन स्फीति कहते हैं। इसे समझने से पहले हम 2 बातें देखते हैं। हम जब प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस इक्वल टू क्या होता है? कास्ट प्लस प्रॉफिट। मान लिया जाए कास्ट 10 रुपया है, 1 रुपया प्रॉफिट, प्राइस होगी 11 रुपया। कास्ट यदि 12 रुपया है, 1 रुपया प्रॉफिट हो, प्राइस होगी 13 रुपया। इसका मतलब ये है, यदि कास्ट में वृद्धि होगी, कास्ट को कहते हैं लागत, लागत में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है प्राइस बढ़ जाएगा।
हमेशा ध्यान दो, कास्ट में वृद्धि होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, कास्ट में कमी होगी तो प्राइस कम हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कास्ट आपका 8 रुपया है, 1 रुपये, प्राइस होगी 9 रुपये। इसका अर्थ यही है, यदि कास्ट में वृद्धि होती है तो प्राइस बढ़ जाएगी, अर्थात महंगाई बढ़ जाएगी। कास्ट में कमी होती है तो प्राइस कम हो जाएगी, अर्थात महंगाई कम हो जाएगी। अब सोचो आप, जब कास्ट में वृद्धि होती है तो प्राइस बढ़ जाती है, और जब प्राइस बढ़ जाती है तब उसे कहते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति कहते हैं। हम इसे इस तरह समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कॉस्ट, मैंने क्या कहा आपसे, प्राइस इक्वल टू, हम कॉस्ट प्लस प्रॉफिट की बात करते हैं हमेशा। प्राइस इक्वल टू क्या होता है, हम कॉस्ट प्लस प्रॉफिट की बात करते हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। मान लीजिए कास्ट बढ़ गई, लागत में वृद्धि हो जाए मान लो आप कास्ट बढ़ जाए, कास्ट बढ़ेगी कब, जब वेज में वृद्धि हो जाए, कि किसी वस्तु के उत्पादन में कच्चा माल और श्रम की जरूरत होती है। वेज, हम वेज कहते हैं मजदूरी को, मजदूरी को, श्रम की लागत। वेज बढ़ जाए तो कास्ट बढ़ जाएगी, हमेशा जान। और दूसरी चीज, यदि मान लिया जाए कच्चा माल की हमेशा ध्यान दो इस बात को, मैंने क्या कहा, प्राइस इक्वल टू कास्ट प्लस प्रॉफिट होता है। कास्ट बढ़ जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। तो कास्ट को कौन पुश करता है, कहा जाता है वेज, मजदूरी। यदि मजदूरी में वृद्धि होगी तो हमेशा ध्यान दो कास्ट बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये कहा मान लो वेज बढ़ गई, यदि वेज में वृद्धि होगी तो कास्ट बढ़ जाएगी, और कास्ट बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। वेज में वृद्धि कास्ट को, और कास्ट में वृद्धि क्या करेगी, प्राइस को पुश करेगी वो। और जब प्राइस बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। हमेशा मैंने क्या कहा आपसे, यदि मजदूरी में वृद्धि हो गई तो उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाएगी, अर्थात कास्ट बढ़ जाएगी। और जब उत्पादन लागत में वृद्धि होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी, अर्थात कीमत में वृद्धि हो जाएगी। और जब कीमतों में वृद्धि होगी तो महंगाई बढ़ जाएगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तो स्वाभाविक है वास्तविक इनकम बनाए रखने के लिए मजदूरी में वृद्धि करनी होगी। जैसे आप सुनते हैं एक मजदूर कहता है कि मुझे दिन भर कितनी मजदूरी चाहिए, 200 रुपया या 300 रुपया। आप कहते हो भैया मजदूरी ज्यादा मांग रहे हो, तो क्या कहता है मजदूर कि महंगाई ज्यादा बढ़ गई है। इसका मतलब है जिस अनुपात में महंगाई में वृद्धि होती है उसी अनुपात में मजदूरी बढ़ती है, और जब मजदूरी बढ़ेगी तो कास्ट बढ़ेगी, कास्ट बढ़ेगी तो स्वाभाविक है ये इसको पुश कर रहा है, ये इसको पुश कर रहा है, और ये क्या होता है, वेज को पुश करता है। तो जिस अनुपात में प्राइस में वृद्धि होती है उसी अनुपात में मजदूरी में वृद्धि हो जाती है। हम इसे कहते हैं मुद्रास्फीति चक्र कहते हैं इसे। हमेशा ध्यान दो, मुद्रा इसे हम कहते हैं मुद्रास्फीति चक्र कहते हैं। हमेशा मुद्रा चक्र कहते हैं इसे। हमेशा ध्यान दो, वेज बढ़ेगी तो कास्ट बढ़ेगी। अब छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपसे। मान लो श्रम की लागत बढ़ गई तो वेज बढ़ जाएगी। यदि वेज में वृद्धि हुई तो कास्ट में वृद्धि हो जाएगी, कास्ट में वृद्धि होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी।
और जब प्राइस में वृद्धि होगी तो प्राइस क्या करेगी? वेज को पुश करेगी। जैसे हम बात करें इंडिया की, इंडिया में क्या हो रहा है? मजदूरी सस्ती है। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन के लिए इंडियन मजदूर को मान लेते हैं 1,000 रुपये मिलता है, तो अमेरिकन मजदूर को एक दिन के लिए 5,000 रुपये मिलता है मिनिमम। अब सोचो जरा, वहां रेट 5,000 का है, तो अमेरिका में चूंकि मजदूरी महंगी है, इस अमेरिका में जो प्रोडक्शन कास्ट है वो ज्यादा है, उत्पादन लागत ज्यादा है, और जब उत्पादन लागत में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है वस्तुएं ज्यादा महंगी होगी। पर इंडिया में क्या हो रहा है? मजदूरी सस्ती है तो प्रोडक्शन कास्ट भी कम होगा। जब प्रोडक्शन कास्ट कम होगा इंडिया में तो स्वाभाविक है महंगाई भी क्या होगी? कम होगी। अब एक चीज सोचो जरा, ये चीज। दूसरी बात, कच्चे माल की कीमत में वृद्धि की बात करें हम लोग। आखिर कच्चे माल की कीमत में वृद्धि कब होती है? दो चीज, जब उत्पादन लागत बढ़ जाए तो कच्चे माल की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। हमेशा यह कहा जाता है हमेशा उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाएगी, और जब उत्पादन लागत में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है कच्चे माल की कीमत में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। हमारा जो प्रोडक्शन कास्ट है वो बढ़ जाए, और जब प्रोडक्शन कास्ट बढ़ेगा ना तो कच्चे माल की कीमत में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। पहली चीज। हम दूसरी चीज बात करें, देखो होगा क्या? मान लिया जाए उत्पाद शुल्क में वृद्धि हो गई, हमेशा यदि उत्पाद शुल्क में वृद्धि हुई तो स्वाभाविक है। और तीसरा यह है हमेशा कच्चे माल का उत्पादन गिर जाए। हमेशा ध्यान दो इस बात को। यह चीज देखो आप, यदि कच्चे माल की कीमत में वृद्धि हो जाए तो कास्ट बढ़ जाएगी, कास्ट बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। जैसे छोटा सा, कच्ची माल की कीमत में वृद्धि कब होगी? यह फैक्टर है। पहली चीज, उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाए। यदि प्रोडक्शन कास्ट में वृद्धि हो जाएगी तो कच्चे माल की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। यदि कच्चे माल की कीमत बढ़ी तो स्वाभाविक है कास्ट में वृद्धि हो जाएगी। कास्ट बढ़ी तो प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उत्पाद शुल्क में वृद्धि हो जाए, एक्साइज ड्यूटी की बात करते हैं हम लोग। उत्पाद शुल्क में वृद्धि हो गई तो स्वाभाविक है कच्चे माल की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपसे। जब एक बार प्रणब मुखर्जी पेट्रोलियम मंत्री थे, हमेशा ध्यान दो, प्रणब मुखर्जी एक पेट्रोलियम मंत्री थे। अब पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही थी। पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि विश्व बाजार में पेट्रोल की कीमत बढ़ रही थी। लेकिन इंडिया में क्या था कि पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क लगता है। अब सोचो रहा, मान लीजिए 1 लीटर पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 20 रुपया। हम विश्व बाजार से तेल खरीदते हैं 40 रुपए पर लीटर, 20 रुपया उत्पाद शुल्क है, कितना हो गया? 60 रुपए। अब प्रणब मुखर्जी सीधे जाते हैं वित्त मंत्री के पास, वो पेट्रोलियम मंत्री थे, वित्त मंत्री के पास जाते हो, ये कहते हैं कि आप इस उत्पाद शुल्क को कम कर दो। आप ये जब उत्पाद शुल्क कम हो जाएगा तो पेट्रोल की कीमतें गिर जाएंगी। लेकिन वित्त मंत्री ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में कटौती करने से मना कर दिया। तीसरी बात, कच्चे माल का उत्पादन गिर जाएगा। देखो आप,
जब कच्चे माल का उत्पादन गिरेगा तो स्वाभाविक है डिमांड तो उसी तरह है, कीमतें बढ़ जाएंगी, और जब कीमतें बढ़ेंगी तो कास्ट बढ़ जाएगा, और कास्ट बढ़ेगा तो प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये कार्यक्रम लगातार चलता रहता है। अब देखो ये बेसिक मीनिंग है इन्फ्लेशन का। और यूपीएससी किस तरह प्रश्न पूछता है, किस तरह प्रश्न पूछेगा यूपीएससी, और हम गलतियां कहां करेंगे। मैं बार बार कहता हूं हमारे लिए पढ़ना प्राइमरी नहीं है, हम गलती कहां करते ये देखना प्राइमरी है। जैसे मैं एक प्रश्न उठाता हूं, मैं क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में एक सिंपल प्रश्न पूछा जाएगा। स्टेट पीसीएस में मुद्रास्फीति का अर्थ है, देखो आप अर्थ है फर्स्ट मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आना, नंबर सेकंड मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि होना, नंबर 3 की हम बात करते हैं वस्तुओं की कीमत में गिरावट, और नंबर 4 की बात करें इनमें से कोई नहीं। हमेशा ध्यान दो ये 4 विकल्प हैं। एक सामान्य स्टूडेंट क्या करेगा, वो रटा हुआ मुद्रास्फीति का अर्थ है महंगाई में वृद्धि, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। अब इन चारों विकल्प में ढूंढेगा कि मुद्रा की बेशक वस्तुओं की कीमतों में गिरावट, ये तो है ही नहीं। अब इन दो में कंफ्यूजन, अब क्या होगा, वो ढूंढ क्या रहा है, खोज क्या रहा है कि इन्फ्लेशन का अर्थ है वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। मुझे ये विकल्प तो मिला पर ये कीमत में गिरावट शब्द की बात करता है, ये तो है ही नहीं। ऊपर की 2 बातें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। हम तुरंत मारेंगे डी को, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। रीजन ये है कि इन्फ्लेशन का अर्थ बेशक कीमतों में वृद्धि है, पर कीमतों में वृद्धि कब होती है, जब मुद्रा की परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति में कमी आती है। अब देखो, अब हमारा जो विकल्प होगा ये होगा आंसर। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसे हम इग्नोर कर देते हैं और गलतियां हो जाती हैं। हमेशा पिछले क्लास को रिकॉल करो, मैं यहीं से प्रश्न उठा रहा हूं। जैसे मान लिया जाए ये तो स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन है, यूपीएससी में प्रश्न थोड़ा सा ट्विस्ट करता है। जैसे मैंने ये कहा क्वेश्चन निम्न में से सत्य है। सत्य क्या है, देखो आप, सत्य है पहली चीज कर की दर में कर की दर में कमी आने से मुद्रास्फीति में कमी आ सकती है। कमी
पहली चीज, हम नंबर बी की बात करें, हमेशा ध्यान देना इस बात को। पिछली क्लास को देखना, डिमांड की बात करें हम लोग। डिमांड कैसे, मान लिया जाए युद्ध की आशंका से महंगाई में वृद्धि की संभावना, हमेशा हम नंबर सी की बात करें, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा सदैव मुद्रा स्फीति को प्रोत्साहित करती है। हम डी की बात करें, हमेशा ध्यान इस बात को, नागरिकों द्वारा हड़ताल कीमतों में वृद्धि का कारण हो सकता है। कीमतों में वृद्धि का हो सकता है। अब देखो, निम्न में से सत्य है, यह यूपीएससी का प्रश्न है और यूपीएससी बहुत ही बेसिक शब्द से प्रश्न लाता है। और मैं बार बार कहता हूं कि यूपीएससी का प्रश्न टफ नहीं होता, उसका विकल्प इतना ट्विस्टेड होता है कि हम कंफ्यूज कर जाते हैं क्या सही और क्या गलत है। जैसे निम्न में से सत्य है, मैंने क्या कहा, कर के दर में कमी आने से मुद्रास्फीति में कमी आ सकती है। सोचो आप, यदि कर के दर में कमी आएगी तो स्वाभाविक है, कर के दर में जो कमी आएगी स्वाभाविक है, कीमतें क्या होंगी, गिरेंगी, और कीमतें गिरेंगी तो स्वाभाविक है इन्फ्लेशन कम हो सकता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, इन्फ्लेशन कम हो सकता है, तो हमारा यह विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरी बात, युद्ध की आशंका से महंगाई में वृद्धि की संभावना। कल की क्लास को देखो, पिछली क्लास को, जब युद्ध की संभावना बढ़ती है तो अचानक उत्पादन गिर जाता है। जब उत्पादन गिरेगा तो होगा क्या, सप्लाई गिर जाएगी, और सप्लाई गिरी यदि डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, डिमांड सप्लाई से ज्यादा है और सप्लाई गिर गई और डिमांड उसी तरह है, तो कीमतें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगी। तो हमारे ये भी विकल्प सही है। तीसरी तरफ, प्राकृतिक आपदा सदैव मुद्रास्फीति को प्रोत्साहित करती है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि प्राकृतिक आपदा लगातार आ रही है तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। क्यों, कैसे बढ़ सकता, क्योंकि प्राकृतिक आपदा के कारण क्या होता है, हमेशा ध्यान दो, ये जो प्राकृतिक आपदा है इससे होगा क्या, प्राकृतिक आपदा से हमारा जो प्रोडक्शन है, उत्पादन गिर जाएगा। और जब हमारा प्रोडक्शन गिरता है ना, जब उत्पादन गिरेगा तो सप्लाई गिर जाएगी, सप्लाई गिरेगी और डिमांड यदि ज्यादा है, हमारी सप्लाई गिर गई। जैसे मैंने क्या कहा, मान लिया जाए आप आते हो मुखर्जी नगर दिल्ली में कोचिंग करने के लिए और कमरे की डिमांड ज्यादा है, हर बच्चा को एक कमरा चाहिए, लेकिन कमरे कम है, कमरे की सप्लाई कम है, तो रूम रेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बिल्कुल ये भी सही है। अगली चीज, नागरिकों द्वारा हड़ताल कीमतों में वृद्धि का कारण हो सकता है, हो सकता है, गारंटी नहीं है। यह विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि नागरिक स्ट्राइक करते हैं, मान लिया जाए दिल्ली में
प्याज आती है एमपी से, महाराष्ट्र से, और दिल्ली को जोड़ने वाली जो हाईवे है, उस हाईवे पर तमाम जो है लोगों ने स्ट्राइक कर दिया, जाम कर दिया, सड़क जाम। तो बाहर से जो प्याज या उत्पादों की सप्लाई होती दिल्ली में वो रुक जाएगी। तो दिल्ली में प्याज की कमी हो जाएगी। जब प्याज की कमी होगी तो स्वाभाविक है कीमतें क्या होगी, बढ़ जाएंगी, क्योंकि डिमांड तो उसी तरह है। हमेशा ध्यान दो, कई बार क्या होता है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। मान लिया जाए ई की बात करें हम लोग, केवल प्रश्नों को देखो किस तरह प्रश्न यूपीएससी पूछता है और हम गलतियां कहां करते हैं। देखो आप, एक सिंपल प्रश्न कहा जाए, हमेशा मजदूरी में वृद्धि से कीमतों में वृद्धि हो सकती है। हमेशा ध्यान दो, यदि मजदूरी में वृद्धि हुई तो कीमतों में वृद्धि हो सकती है। अब मजदूरी में कमी आई तो कीमतों में कमी आ सकती है। तो मजदूरी में वृद्धि से कीमतों में वृद्धि हो सकती है। नंबर एफ की बात करें हम लोग, हमेशा कि मुद्रास्फीति चक्र, मजदूरी, लागत, कीमत का एक संबंध है। मुद्रा स्फीतिक जो चक्र है, चक्र मजदूरी, वेज, लागत, कॉस्ट एवं कीमत के बीच हमेशा ध्यान दो इस बात को, मजदूरी में वृद्धि से कीमतों में वृद्धि हो सकती है, यह बात बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ इन्फ्लेशनरी साइकिल, मुद्रास्फीति चक्र, मजदूरी, लागत एवं कीमत के बीच संबंध को इंगित करता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेज बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। जैसे मैंने ये कहा कि यदि वेज बढ़ा तो कॉस्ट में वृद्धि, ये बढ़ा तो प्राइस बढ़ जाएगी। ये इसको पुश करता है, ये इसको पुश करता है। अब प्राइस बढ़ेगी, वेज को क्या करेगा, ये पुश करेगा। ये देखो आप, ये सारे के सारे विकल्प सही हैं। ये यूपीएससी का प्रश्न है। यूपीएससी का प्रश्न टफ नहीं होता। जैसे मैं बात करूं, क्लास के जो अधिकांश बच्चे हैं, देखा जाता है अधिकांश ऐसे बच्चे क्लास के जो इस बार जो मेन सभी हमारा खत्म हुआ यूपीएससी का, 60 से ऊपर क्वेश्चन सही था उनका, क्योंकि उनका बेसिक चीज बहुत क्लियर था। अब मैं यही आपको बताना चाहता हूं, ये सोचो आप। फिर हम बात करें टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रकार के। देखो आप, कि हम प्रकार की बात करें, द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की बात करें कि मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है, हम उसकी बात करें। आपने अक्सर देखा होगा एक बच्चे को, एक बच्चा जब पैदा होता, थोड़ा सा बड़ा होता है तो घुटनों के बल रेंगता है, वो रेंगता है। फिर बच्चा खड़ा होगा, पैरों के बल चलेगा, थोड़ा और बड़ा होगा, रनिंग दौड़ना शुरू करेगा, थोड़ा और बड़ा होगा, वो जंप करना शुरू करेगा। अंत में
वो उड़ना शुरू कर देगा वो। इसी तरह इन्फ्लेशन के साथ होता है। जब इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन की बात करें हम लोग, रेंगती मुद्रास्फीति। क्रीपिंग हम इन्फ्लेशन की बात करें, हम रेंगती मुद्रास्फीति की बात करें। क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? रेंगती मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? जब कीमतों में धीरे धीरे वृद्धि हो, जब कीमतों में धीरे धीरे वृद्धि हो, उसे कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं इसे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान लिया जाए कीमतों में वृद्धि 1.1%, 1.2%, 1.3%, इस तरह कीमतों में वृद्धि हो रही है। जैसे एक बच्चा घुटनों के बल रेंगता है तो कीमतों में धीरे धीरे वृद्धि हो। फॉर एग्जाम्पल, इस मार्केट की कीमत 20 रुपया है, कल 20 रुपया 10 पैसा हो गया, परसों 20 रुपया 50 पैसे हो गया। कीमतों में धीरे धीरे वृद्धि, मतलब 1.1%, 1.2%, 1.3%। पॉइंट में जब वृद्धि होती है ना, तब उसे कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अब देखो, आप फिर हम बात करते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन होता है। ये जो वॉकिंग इन्फ्लेशन है, मतलब टहलती हुई मुद्रास्फीति, मतलब कीमतों में थोड़ी सी, जैसे बच्चा एक घुटनों के बल रेंगता है ना, घुटनों के बल रेंगता है वो, क्रीपिंग करता है वो, तो धीरे धीरे चलेगा। अब बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो गया, और जब बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो गया ना, तो पैरों के बल चलेगा। और जब पैरों के बल चलेगा तो कैसे चलता है? 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह चलता होगा। तो कीमतों में कैसे वृद्धि हो रही है? 1, 2, 3, 4, 5, ये कीमतों में वृद्धि हो रही है। वॉकिंग, हम इन्फ्लेशन की बात करें। अब रनिंग की बात करें, अब वो बच्चा दौड़ना शुरू करेगा, रनिंग। तो जब रनिंग इन्फ्लेशन की बात करते हैं हम लोग, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, अब वो दौड़ना शुरू कर दिया बच्चे ने, अब कीमतों में तेजी से वृद्धि होगी, एक लंबी छलांग लगेगी। हम इसे कहते हैं 10%, 20%, 30%, इस तरह कीमतों में वृद्धि होती है। मतलब रनिंग जो वृद्धि होती है ना, 10%, 20%, 30%, 40%, ये है कीमतों में वृद्धि। तो कीमतों में कैसे वृद्धि होती है? हम इसे कहते हैं रनिंग इन्फ्लेशन। अगला है जंपिंग या गैलोपिंग इन्फ्लेशन। अब जंप करेगी इन्फ्लेशन, एक लंबी छलांग लगाएगी कंगारू की तरह, जंपिंग या गैलोपिंग इन्फ्लेशन। जंपिंग या गैलोपिंग, हम इन्फ्लेशन की बात करें, जैसे एक बच्चा जब जंप करता है ना, छलांग मारता है, तो कितनी दूरी छलांग मारता वो। जैसे एक बच्चा घुटनों के बल रेंगता है तो उसकी स्पीड कम होगी, पैरों के बल चलेगा, स्पीड ज्यादा होगी, दौड़ना शुरू करेगा, स्पीड और ज्यादा होगी, अब लंबी छलांग मारने लगा। जब वो लंबी छलांग मारता है तो उसकी स्पीड और ज्यादा हो जाती है। अब इसका मतलब है 3 अंकों में कीमतों में वृद्धि होने लगती है। 3 अंकों में कीमतों में वृद्धि। फॉर एग्जाम्पल 100%, 200%, 300%, 1000%, कीमतों में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। हम उसे कहते हैं 300%, 1000%। अगली चीज हाइपर इन्फ्लेशन की बात करें हम लोग।
अब सोचो आप, ये जो हाइपर इन्फ्लेशन है, इसमें इन्फ्लेशन उड़ने लगती है। जैसे मैंने क्या कहा, एक बच्चा क्रीपिंग कर रहा है, फिर चल रहा है, फिर दौड़ रहा है, फिर जंप कर रहा है, वो छलांग मार रहा है, अब उड़ने लगा। जब उड़ने लगता है तो उसकी स्पीड और बढ़ जाती है। हमेशा जब वह उड़ने लगता है तो उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है। इससे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हमेशा अब यहां हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा होगा, मतलब 1000%, 10,000%, 1,00,000%, ये कीमतों में वृद्धि हो रही है। हमेशा ये जो हाइपर इन्फ्लेशन है, इस कंडीशन में कीमतों में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। मैंने कहा 1,000%, 10,000%, या फिर बात करें 1,00,000%, मतलब कितनी तेजी से कीमतों में वृद्धि हो रही है। इसे ही कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। जैसे जब हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति होती है तो कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। आज जब कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो रुपए की वैल्यू खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हाइपर इन्फ्लेशन होता है, इस कंडीशन में होता क्या है, मान लिया जाए आप, पहले मिलता था 10 रुपए की एक कप चाय, 10 रुपए की एक कप चाय मिलती थी। अब हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा हो गई तो 10 रुपए की चाय की अब कीमत हो जाएगी 10,000 रुपया। 10,000 रुपया वो एक कप चाय की कीमत हो जाएगी। हो सकता है उसकी कीमत 1,00,000 रुपया हो जाए, एक कप चाय की कीमत 1,00,000 रुपया हो जाए। मतलब आप बैग में नोट ले जाओगे तो आपको एक कप चाय मिलेगी। हो सकता है आप जाते हो टीवी खरीदने, या मैं बात करूं, ये एक स्मार्ट बोर्ड है, हाइपर इन्फ्लेशन में इसकी अभी कीमत 2,00,000 रुपए है। हाइपर इन्फ्लेशन में इसकी कीमत हो जाएगी 20 करोड़ रुपए, या हो सकता है 100 करोड़ रुपया इसकी कीमत हो जाए। हाइपर इन्फ्लेशन में आप 100 करोड़ रुपया क्या करोगे, आप ट्रैक्टर पर 100 करोड़ रुपया लेके जाओगे तो एक छोटी सी मशीन लाओगे आप। जैसे हम जिम्बाब्वे की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, जिम्बाब्वे में क्या हुआ, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन में कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई कि करेंसी की वैल्यू खत्म हो गई। तो वहां जहां 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए के नोट चलते तो उसकी वैल्यू खत्म हो गई, वो कागज का टुकड़ा हो गया कि उसे कुछ मिलना ही नहीं है। और जब एक कप चाय की कीमत जिम्बाब्वे में जहां पहले एक कप चाय की कीमत 10 रुपए होती थी, हाइपर इन्फ्लेशन के बाद उस एक कप चाय की कीमत पहुंच गई 10,00,000 रुपया। अब गवर्नमेंट क्या करने लगी, अब नोट छापने लगी। अब पता चला पॉकेट में कोई कितना लेके जाएगा नोट, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 1,00,000 रुपया, 10,00,000 रुपया, 50,00,000, 1-1 करोड़ के नोट छापने लगी। जैसे अभी 1,000 का नोट देखते हो, 2,000 का नोट देखते हो, जिम्बाब्वे ने क्या किया, 1 करोड़ का नोट छापने लगी। अब सोचो जरा, 1 करोड़ रुपए का नोट जब ले जाओगे आपको तो केवल 10 कप चाय मिलेगी। इसका मतलब क्या था, वहां के लोग एक एक दिन में 10 कप चाय पीने का मतलब क्या होगा, 1 करोड़ की चाय पी गए। रीजन क्या है, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई। हम बात करें रशिया, जब सोवियत संघ का विखंडन हुआ तो हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा हो गई थी। और हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है, कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। हमेशा ध्यान दो, हाइपर इन्फ्लेशन, लेकिन और सारे रूप हैं इन्फ्लेशन के। जैसे मैंने कहा कमोडिटी इन्फ्लेशन, कंप्रहेंसिव इन्फ्लेशन। कमोडिटी
ये जो कम्युनिटी इन्फ्लेशन है, इसका मतलब क्या होता है? वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं कम्युनिटी इन्फ्लेशन। वस्तुओं की वस्तुओं की कीमतों में जो वृद्धि है, हम उसे कहते हैं कमोडिटी इन्फ्लेशन कहते हैं उसे। दूसरा, कंप्रेहेंसिव इन्फ्लेशन। कंप्रेहेंसिव इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? जब सभी क्षेत्रों में कीमतों में वृद्धि हो, सभी क्षेत्रों में हमेशा जब सभी क्षेत्रों में कीमतों में वृद्धि होती है उसे कहते हैं कंप्रेहेंसिव इन्फ्लेशन। तो कंप्रेहेंसिव इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? सर्विस सेक्टर और प्रोडक्शन की बात करें, उत्पाद और सेवा, जब दोनों में कीमतों में वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं कंप्रेहेंसिव इन्फ्लेशन। अगला है डेफिसिट इन्फ्लेशन। हम इसे कहते हैं घाटा जन स्फीति। हमेशा ध्यान दो, डेफिसिट इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? जब घाटे को पाटने के लिए सरकार नोट छापने की बात करती है तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाता है, और जब मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा तो लोगों के पास पैसा जाएगा। जब लोगों के पास पैसा जाएगा तो लोग मार्केट में डिमांड करेंगे, और जब डिमांड बढ़ेगी और डिमांड के सापेक्ष सप्लाई नहीं बढ़ पाई, आपूर्ति नहीं बढ़ पाई, तो कीमतें क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। हमेशा घाटा जन स्फीति की बात, सिंपल चीजें हमेशा ध्यान दो। घाटे को पाटने के लिए नोट छापना, जब नोट छापते हैं इसका परिणाम क्या होता है? बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है, और जब बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक है बाजार में मांग में वृद्धि। जब मांग में वृद्धि होगी तो हमेशा ध्यान दो कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। इसे कहते हैं डेफिसिट इन्फ्लेशन। हम कहते हैं घाटा जन स्फीति कहते हैं इसे। मतलब घाटे को पाटने के लिए नोट छापना। नोट छापना, हम जो नोट छापने की बात करते हैं, देखो होता क्या है, बाजार में क्या होता है, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है, और जब बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है तो बाजार में डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि सभी के पास पैसे आ जाते हैं, और जब डिमांड बढ़ती है तो कीमतों में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। उसे कहते हैं डेफिसिट इन्फ्लेशन कहते हैं इसे। मनी इन्फ्लेशन क्या होता है? जब बाजार में पैसे की आपूर्ति बढ़ जाए, जैसे मैंने कहा यह डेफिसिट इन्फ्लेशन है। हम मनी इन्फ्लेशन की बात करें, मनी इन्फ्लेशन
हमेशा मुद्रास्फीति, इसका मतलब क्या चीज है? बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ने से कीमतों में होने वाली वृद्धि। बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ने से कीमतों में होने वाली वृद्धि। ये बात ध्यान देना, हम इसे कहते हैं मनी इन्फ्लेशन। जब बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ने से क्या होता है? जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ती है तो लोगों के पास पैसे आ जाते हैं। जब पैसे आते हैं तो बाजार में डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन यदि डिमांड के सापेक्ष सप्लाई में वृद्धि नहीं हुई तो कीमतें बढ़ जाएंगी। हम इसे कहते हैं मनी इन्फ्लेशन। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगी वस्तुओं के आयात से कीमतों में होने वाली वृद्धि। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हम इसे कहते हैं आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं इसे। मुद्रास्फीति कहते हैं इसे। आयातित मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? महंगी वस्तुओं के आयात से वस्तुओं के आयात से कीमतों में होने वाली वृद्धि। हमेशा हम इसे कहते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। महंगी वस्तुओं के आयात से महंगी वस्तुओं के आयात से कीमतों में होने वाली वृद्धि। फॉर एग्जाम्पल, यदि विश्व बाजार में पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई और आप महंगा पेट्रोल आयात करते हो तो इंडिया में महंगाई बढ़ जाएगी। क्योंकि पेट्रोल यदि महंगा होगा तो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, किराया भाड़ा, वो भी महंगा हो जाएगा। हम सब्जी को ट्रक से ढो कर कहीं ले जाते हैं। यदि पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया तो ट्रक का किराया महंगा हो जाएगा। तो जो सब्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं उसका भाड़ा, किराया ज्यादा होने से सब्जी महंगी हो जाएगी। और सब्जी महंगी हुई तो स्वाभाविक है इन्फ्लेशन। इसलिए इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का मतलब यही होता है, महंगी वस्तुओं के आयात से कीमतों में होने वाली वृद्धि। हम इसे कहते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। हमेशा ध्यान दो इस बात को, इसे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहा जाता है। अब अगली चीज बॉटल नेक इन्फ्लेशन की बात करें। बॉटल नेक इन्फ्लेशन, गत्यावरोध मुद्रास्फीति। जैसे ये कहा जाए गत्यावरोध मुद्रास्फीति, इसे कहते हैं बॉटल नेक इन्फ्लेशन। मतलब यह कहा जाता है आपूर्ति बाधित होने से कीमतों में होने वाली वृद्धि है।
बाधित होने से कीमतों में होने वाली वृद्धि। एक बात ध्यान दो, यदि सप्लाई बाधित होती है तो स्वाभाविक है कीमत बढ़ जाती है। जैसे मैंने क्या कहा, ध्यान दो, मुखर्जी नगर में कमरे की आपूर्ति कम है और कमरे की डिमांड ज्यादा है तो कीमतें बढ़ जाएंगी। विश्व बाजार में पेट्रोल की मांग ज्यादा है पर उत्पादन कम हो रहा है। उत्पादन कम होगा तो सप्लाई गिरेगी, सप्लाई गिरेगी तो कीमतें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगी। इसे कहते हैं बॉटलनेक इन्फ्लेशन, आपूर्ति बाधित होने से कीमतों में होने वाली वृद्धि। इसे कहते हैं गत्यावरोध। दूसरी चीज देखा जाए, एक इन्फ्लेशन प्रीमियम होता है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात करें हम लोग, इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब होता है कि मुद्रास्फीति के रेंज का निर्धारण करना। मुद्रा स्फीति की रेंज, इसको कहते हैं परास। हमेशा हम इसे कहते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहते हैं इसे। इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब होता है आपने इन्फ्लेशन की रेंज डिसाइड कर दी। रेंज क्या, हमारा मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6 से 7%। जैसे मैंने कहा 3 से लेकर 6%, यह टारगेटिंग हो गया। हम एक सीमा से ज्यादा कीमतों में वृद्धि नहीं होने देंगे। हमेशा ध्यान दो, इन्फ्लेशन में इससे ज्यादा वृद्धि नहीं होने देंगे। इसे कहा जाता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहा जाता है। अगला देखो आप, एक शब्द होता है इन्फ्लेशन प्रीमियम होता है और दूसरा बात स्टैग्नेशन होता है। इन्फ्लेशन प्रीमियम का मतलब क्या होता है? मुद्रास्फीति द्वारा जो बोनस लेनदार तक पहुंचता है। इन्फ्लेशन प्रीमियम की बात करें हम लोग, मुद्रास्फीति अधिमूल्य, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति अधिमूल्य कहते हैं इसे। हमेशा ध्यान दो, ये मुद्रास्फीति अधिमूल्य का मतलब क्या होता है, प्रीमियम का मतलब क्या होता है? मुद्रास्फीति द्वारा जो बोनस लेनदार तक पहुंचता है। जो बोनस लेनदार तक पहुंचता है, हमेशा ध्यान दो, हम उसे कहते हैं इन्फ्लेशन प्रीमियम कहते हैं उसे। कीमतों में वृद्धि के बाद बोनस की मात्रा बढ़ा दी जाती है। ये जो बोनस की मात्रा बढ़ती है ना, इसे ही कहते हैं इन्फ्लेशन प्रीमियम कहते हैं। अंत में एक शब्द आया, स्टैग्नेशन कहते हैं उसे, ये स्टैगफ्लेशन कहते हैं। मंदी
प्लस महंगाई दोनों हो, स्टैगफ्लेशन इसे कहते हैं मंदीगत स्फीति कहते हैं इसे, मंदीगत स्फीति। और मंदीगत स्फीति का मतलब क्या होता है? मंदी हो प्लस महंगाई हो। हमेशा जब रिसेशन भी हो और महंगाई भी हो तो उसे कहते हैं मंदीगत स्फीति। यदि ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती है, कभी कभी पैदा होती है कि आपका यह कहा जाए रिसेशन भी हो और इन्फ्लेशन भी हो। ये इन्फ्लेशन के बहुत सारे रूप हैं। अब एक प्रश्न उठा कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है? आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा, सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा, राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा? जब हम द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन की बात करते हैं कि इन्फ्लेशन का प्रभाव क्या पड़ता है, तो अलग चीज है ये, जिसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। एक बात हमेशा ध्यान दो कि मैं एक एक चीज को समझा रहा हूं, शब्द की मीनिंग समझा रहा हूं, और मैं ये भी दिखा रहा हूं देखो प्रश्न कैसे पूछ रहा है। जब मैं टॉपिक पढ़ा लूंगा तो आप पिछले 10 साल 15 साल का पेपर सॉल्व करना, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका प्रश्न बन जाएगा, पर आपको ईमानदारी से फॉलो करना होगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। यदि आप लाइक करते हो तो मेरा मनोबल भी क्या होता बढ़ता है। और यदि आप सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो अनअकैडमी का, मेरा तो अब निश्चय कि रेफरल कोड का जो उपयोग करोगे तो यहां भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। यदि इसका रेफरल कोड का उपयोग करोगे तो आपको 10% यहां डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, हम लोग शेष बात करते अगली क्लास में। थैंक यू।